जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने भारतीय उद्योग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? तो वह है परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात, वेरिएबल क्रेडिट रिजर्व रेशियो या आरक्षित अनुपात। ये बैंक की ऋण देने की शक्ति पर रोक लगाता है और इससे चयनात्मक जो ऋण है नियंत्रण नहीं होता। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज की दर से जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इनकी स्थापना जिस सही कालानुक्रम से हुई है वह है, तो अगर हम देखें भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। फिर भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम ICICI, इसकी स्थापना 1955 में हुई है। फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि UTI, इसकी स्थापना 1963 में हुई है। तो इसमें सही कालानुक्रम जो होगा 1, 2, 4 और फिर 3। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। इसमें उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 योजनाएं बनाई थी जो FCNRA और FCNRB कहलाती है। इन 2 योजनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो योजना ए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर उतार चढ़ाव को भुगतता है। योजना बी के अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आय अंतर को अन्य बैंक द्वारा पूरा करते हैं। अब दोनों योजनाएं वापस ले ली गई है, तो दोनों ही नहीं ली गई है, केवल जो योजना ए है उसको वापस लिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। हवाला समव्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है जो सरकारी माध्यम में गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपए में और रुपए के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में सावधिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। तो चारों से सुलभ मुद्रा बनती है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं SLR, सावधिक तरल अनुपात। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून, जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। और जो भारतीय वाणिज्य बैंक है उसका जो लेखा वर्ष है वो अप्रैल से मार्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दी गई मुद्राओं का भारतीय रुपयों में उनके मूल्य के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है? तो पहले US डॉलर, फिर कनाडा, फिर न्यूजीलैंड और फिर हांगकांग डॉलर। जो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित है तो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, RRB बैंक और सरकारी उधारदाता। इसके साथ अगर देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी पूंजी उधारदाता। तो इन सब स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। जो कृषि ऋण होते हैं उनको स्रोतों को मोटे तौर पर संस्थागत और गैर संस्थागत 2 स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। अगर हम गैर संस्थागत की बात करें तो उसमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, रिश्तेदार और जमींदार आते हैं। और अगर हम संस्थागत स्रोतों की बात करें तो उसमें सहकारी जो समितियां हैं, SBI समूह, RBI और नाबार्ड सहित वाणिज्य बैंक भी शामिल होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। वर्ष 1980 के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी ने बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई है। तो ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह केंद्र सरकार का बैंकर है, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। तो इसमें चारों ही सही है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से
भारत में व्यापक धन ब्रॉड मनी यानी कि M3 में शामिल है। तो अगर देखें तो जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिट और बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट, तो तीनों ही सही है। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना 1948 में हुई। भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम ICICI, इसकी स्थापना 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना 1964 में। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, 1982। तो जो इसमें ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश अंतर्वाह आकर्षित किया है, तो वह सेवा क्षेत्र, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गृह निर्माण वित्त की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय गृह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाले समानुषंगी के रूप में स्थापित की गई है, तो सही है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया है, तो इसमें दोनों ही सही है। जो राष्ट्रीय गृह बैंक या राष्ट्रीय जो आवास बैंक है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसमें जो दोनों ही ऑप्शन जो होंगे, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो नहीं। जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, उसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। तो जो भारत सरकार है, उसकी जो सारी उधार नीति या पूरी जो लेनदार या देनदारी जो होती है, उसका लेखा जोखा RBI रखती है, तो दूसरा गलत होगा। तो इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक वरीयता दी जाती है, तो इसमें जो ऑप्शन दूसरा होगा वो सही होगा। जो बॉम्बे शेयर बाजार द्वारा बनाए गए जो सूचकांक होते हैं, उन्हें हम सेंसेक्स कहते हैं। जो विश्व का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एम्स्टर्डम स्टॉक है। एम्स्टर्डम स्टॉक जो है वो विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 ईस्वी में की थी। तो एम्स्टर्डम स्टॉक, तो इसमें केवल एक ही सही था। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो फेडरल बैंक जो है उसका कभी भी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। और जो फेडरल बैंक है उसकी स्थापना 1931 में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्ष 1972 में राष्ट्रीयकृत हुई थी तथा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की समानुषंगी बनाई गई, सही है। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है, तो ये भी सही है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी, 18 फरवरी 1938 में हुई थी। और भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा दूसरा और तीसरा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, तो ये सही है। और किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है, नहीं। 1 के मान का अभिप्राय है कि देश की जनता में प्रत्येक की आय विषम है यानी कि असमान है, तो इसमें जो केवल पहला होगा वही सही होगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किस एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है, तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक है, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सिंगापुर का जो शेयर बाजार सूचकांक है
वो शकोम्प नहीं है, ये शकोम्प तो संघाई के शेयर बाजार का सूचकांक है शकोम्प। सिंगापुर के जो सूचकांक का नाम है वो है सिमेक्स, SIMX सिमेक्स। और एक और है स्ट्रेट टाइम्स, स्ट्रेट टाइम्स। तो इसमें ये गलत होगा ना, जापान का अगर हम देखें शेयर बाजार सूचकांक निकी है, यूके का FTSE और USA का नेस्डेक। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देते हैं? वो है SLR, साविधिक तरलता अनुपात। ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप यानी कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये सही है, ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट वाग व्यवहार में मंदडिया यानी कि बीन शब्द किसका द्योतक है? तो उस निवेश का जो ये महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। मंदडिया और तेजडिया स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित शब्द है। और मंदडिया यानी कि तो होता है उस निवेशक का जो ये महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, जबकि तेजडिया जो होता है जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तेजडिया कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक, तो इनके द्वारा नहीं होती है, ये RBI के द्वारा निर्धारित होती है सारी ब्याज दरें, RBI के द्वारा। इसमें कोई भी सही नहीं होगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है? तो बाध्यकारी नहीं होता, तो ये सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ये सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी सी जो होगा वो सही होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किन किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। तो तीनों ही सही है, इसमें ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वाणिज्य बैंकों के कार्यों में शामिल है कि ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री और वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना भारत के वाणिज्य बैंकों के कार्यों में शामिल है। तो दोनों ही है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। उदार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक द्वारा प्रशासित है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। इसमें लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, वही लीड बैंक योजना है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को नियंत्रित करता है? तो परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन। तो चारों में है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, तो ये दोनों देते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, ये सही है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती नहीं, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं पहुंचाती है, सिर्फ जो ऋणी होते हैं। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, कीमतों का चढ़ाव जो होता है ना वो, तो ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। इसमें निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए।
इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले करेंसी, फिर बैंकों के पास मांग जमा, फिर बैंकों के पास बचत जमा और फिर बैंकों के पास सावधिक जमा। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो ये लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। समाचारों में प्राय आने वाला बासल थर्ड समझौता सरल शब्दों में बासल थर्ड वित्तीय और आर्थिक तनाव से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में तथा जोखिम प्रबंधन में सुधार का प्रयास करता है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? तो बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन ये दोनों ही मौद्रिक नीति के घटक है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक की सांविधिक नकदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक यानी कि बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर का उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य है वो है कि ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दिशा निर्देश बैंक शाखा की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक के लिए न्याय संगत है। इसमें जो दोनों हैं दोनों सही होगा इसमें। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है वह भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य है। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं तो जारी नहीं कर सकते हैं वो, तो दूसरा नहीं होगा। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं तो ऋण भी नहीं दे सकते, तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। कोर बैंकिंग समाधान पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद का सही वर्णन करता है? तो कोर बैंकिंग पद कि यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। तो वो होता है कोर बैंकिंग समाधान। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है? बिटकॉइंस तो पहला नहीं होगा ये। बिटकॉइंस के पत्ते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइंस के पत्ते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस बेच सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है, तो ये सही है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचाने जाने बिना की जा सकती है, तो इसमें जो दूसरा और तीसरा होगा सही होगा। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधारशय एवं लाभ स्थानांतरण पद का क्या संदर्भ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले कर अपवचन पर प्रतिबंध लगाना। अपवचन यानी कर चोरी पर प्रतिबंध लगाना, जो टैक्स से बचने के लिए एक तकनीक होती है। आधारशय लाभ स्थानांतरण टैक्स से बचने के लिए एक तकनीक होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा लगाए जाने वाले कर चोरी पर प्रतिबंध लगाना, तो जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है? तो राजस्व व्यय को घटाना और जो सहायिकी है यानी कि सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया गया है? तो सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अतिक्रमण पर व्यय, विदेशी सरकारों के प्राप्त ऋण
और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, तो इन तीनों को ही पूंजी बजट में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है ये। और जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है, एक तो बसंत के समय और एक पतझड़ के समय, तो जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है कि वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, तो बी सही होगा। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया जाता है, तो अग्रणी बैंक योजना यानी कि लीड बैंक स्कीम, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। जो अग्रणी बैंक योजना जिलों में बैंकिंग व्यवस्था सुधारने के लिए जो गाडगिल समिति की सिफारिशों पर 1969 में शुरू की गई थी अग्रणी बैंक योजना। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं उसे बोलते हैं सहभागिता पत्र, तो इनमें से क्या जारी किया जाता है, तो पार्टिसिपेटरी नोट सहभागिता पत्र, तो ऑप्शन डी सही होगा। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल के भाग में समझा जाएगा, तो समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं करने का निर्णय लेता तो निम्न में से क्या नहीं करेगा, तो वो सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, तो ये नहीं करेगा। सीमांत स्थायी सुविधा दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को धन उपलब्ध कराता है जो तरलता की तीव्र कमी का सामना कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन जो 2 होगा सही होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, ये सही है। और बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए, और इसी के साथ हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो पूरा चैप्टर था आर्थिक और सामाजिक विकास वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।